कुछ नवजात शिशु जो असामान्य होते हैं या समय से पहले पैदा होते हैं, इनक्यूबेटर में रखे जाते हैं। इनक्यूबेटर का वातावरण बाह्य वातावरण से अलग नवजात शिशु के अनुसार निर्मित किया जाता है। कुछ दिनों के बाद जब शिशु में बाह्य वातावरण को सहने की क्षमता विकसित हो जाती है, तो उसे इनक्यूबेटर के बाहर सामान्य वातावरण में रखा जाता है। ऐसी बात पौधों के जीवन में भी देखी जा सकती है। नर्सरी में पौधों को अंकुरित करके या कायिक प्रजनन विधियों द्वारा उगाया जाता है। यहां पर पौधों के हिसाब से जलवायु को नियंत्रित करने की सुविधा उपलब्ध रहती है। पौधे जब कुछ बड़े और दृढ़ हो जाते हैं, तो इनको उद्यानों अथवा खेतों में रोपित किया जाता है। दरअसल नर्सरी में जलवायु नियंत्रण के माध्यम से पौधों में जीवित रहने, फूलने और फलने की भरपूर क्षमता विकसित की जाती है। आज की कृषि और उद्यानिकी में वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग आसानी से देखा जा सकता है। आज का कृषि विशेषज्ञ एक शिल्पी, सौंदर्य शास्त्री के साथ-साथ वैज्ञानिक भी है। कृषि और उद्यानिकी में ग्रीन हाउस का उपयोग भी इस वैज्ञानिक सोच की परिणति है। ग्रीन हाउस कोमल पौधों में विपरीत जलवायु को सहने की क्षमता विकसित करने का सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम है। ग्रीन हाउस में जलवायु संबंधी कारकों जैसे प्रकाश, ताप, आर्द्रता, हवा आदि को इस प्रकार नियंत्रित करते हैं कि निर्मित वातावरण उगाए जाने वाले पौधे के अनुकूल हो। जलवायु नियंत्रण के कुछ तरीकों का उपयोग हमारे कृषक काफी पहले से करते आ रहे हैं। बीजों का अंकुरण जल्दी होने के लिए भीगे हुए बीजों को ढक कर रखना तथा बीज बोने के बाद खेतों में चटाई या घास फूस से ढकना आम बात है। लेकिन जैसे-जैसे कृषि में वैज्ञानिक तौर तरीकों को अपनाने के लाभ सामने आने लगे हैं, ग्रीन हाउस का उपयोग भी बढ़ता जा रहा है। और आज परिणाम ये है कि हम बेमौसम की सब्जी, फूल, फल आदि प्राप्त कर रहे हैं। पुरातात्विक सबूत यह बताते हैं कि सर्वप्रथम यूनान और रोम के लोगों को जलवायु नियंत्रण के द्वारा कुछ पौधों को पूरे वर्ष उगाने में सफलता प्राप्त हुई। अभिलेखों के अनुसार 17वीं शताब्दी में फ्रांस में ऑरेंजरी का निर्माण करके संतरों और नींबू जैसे रसदार फलों का उत्पादन किया गया। विक्टोरियन काल को ग्रीन हाउस का स्वर्णिम काल माना जा सकता है। इस काल में वास्तुविदों ने नवीन प्रौद्योगिकी द्वारा तरह-तरह के ग्रीन हाउस का निर्माण किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रभाव स्पष्ट रूप से ग्रीन हाउस के विकास पर पड़ा है। आज विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े विभिन्न सामग्रियों से बने ग्रीन हाउस देखे जा सकते हैं। आज ऐसे भी स्वचालित ग्रीन हाउस का निर्माण संभव है जो कई दिनों तक मानव के हस्तक्षेप के बिना भी चलाए जा सकते हैं। आवश्यकता अनुसार ग्रीन हाउस का निर्माण कराया जा सकता है।
ग्रीन हाउस का निर्माण कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे इसका आकार, आकृति, उपलब्ध जमीन की स्थिति एवं क्षेत्रफल, स्थानीय जलवायु, ऊर्जा स्रोत, किन-किन पौधों को उगाना है, ग्रीन हाउस में किन-किन यंत्रों को लगाना है, आदि बातें प्रमुख हैं। परंपरागत ग्रीन हाउस का आकार सामान्य मकान के आकार का द्विसममिति वाला होता है। ऐसे ग्रीन हाउस अलग से बनाए जाते हैं, किसी मकान से सटाकर नहीं। दूसरे ग्रीन हाउस ऐसे आकार के होते हैं जो पहले प्रकार के ग्रीन हाउस का आधा जैसे दिखाई देते हैं। मकान, गैरेज, शेड की एक दीवार या चहारदीवारी का सहारा लेकर इन्हें बनाया जाता है। ग्रीन हाउस का निर्माण पीवीसी प्लास्टिक पाइप या लकड़ी के अर्धचंद्राकार फ्रेम बनाकर तथा उस पर मुलायम प्लास्टिक शीट से ढककर भी किया जा सकता है। ए के आकार का ग्रीन हाउस पहाड़ी इलाकों के लिए ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि हिमपात का प्रभाव इस पर कम होता है। गुंबद के आकार का भी ग्रीन हाउस ए ग्रीन हाउस के आकार से मिलता जुलता है। यदि जगह की समस्या हो तो खिड़की के आकार से छोटा ग्रीन हाउस बनाकर खिड़की में रखा जा सकता है। अधिकतर ग्रीन हाउस बाग बगीचों में ही बनाए जाते हैं। ग्रीन हाउस के निर्माण के लिए जगह का चयन करते समय आसपास के वृक्षों, भवनों आदि को भी ध्यान में रखना चाहिए। ग्रीन हाउस की सर्वोत्तम स्थिति वह रहती है जहां सुबह का सूरज ग्रीन हाउस को गर्म करता है, दोपहर को सूरज किसी बड़े वृक्ष के पीछे छिप जाता है और देर शाम फिर एक बार सूरज की किरणें ग्रीन हाउस पर पड़ती है। यह स्थिति प्राप्त करने के लिए ग्रीन हाउस की लंबाई उत्तर दक्षिण दिशा में होनी चाहिए। ठंडे प्रदेशों में प्रतिदिन पूरे वर्ष भर ग्रीन हाउस को सूरज की किरणें मिलती रहनी चाहिए। ग्रीन हाउस ऐसी जगह हो जहां विपरीत मौसम जैसे भारी वर्षा, तूफान, हिमपात का प्रभाव नहीं हो या तो बिल्कुल कम हो। पौधों को अधिकतम अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त हो सके और कृषक और माली पूरे वर्ष भर कार्य कर सकें। साथ ही साथ ग्रीन हाउस की दृश्य भूमि देखने में सुंदर हो तथा भविष्य में विस्तार की पर्याप्त जगह हो। पर गमलों में या फर्श पर बनी क्यारियों में उगाया जाता है। ग्रीन हाउस का आकार, प्रकार और निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ जो भी हो,
ग्रीन हाउस एक ऐसा स्थान है जहां पर जलवायु पर काफ़ी हद तक नियंत्रण पाने का प्रयोजन है। यहाँ पर एक ऐसे वातावरण का सृजन संभव है जो पौधे के आवश्यकता अनुसार हो। तो आइए देखें किस प्रकार जलवायु के कारकों जैसे प्रकाश, ताप, आर्द्रता, हवा आदि को नियंत्रित किया जाता है। अधिकांश रसीले पौधों के लिए सूर्य की भरपूर रोशनी की जरूरत पड़ती है, जबकि कुछ अन्य पौधों को रोशनी से बचाना पड़ता है। यदि ग्रीन हाउस के पास कोई पेड़ अथवा भवन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में दोपहर में शेड की व्यवस्था की जाती है। इस कार्य के लिए पर्दे और चटाइयों का भी प्रयोग किया जा सकता है। कटिंग्स और अंकुरित बीजों के लिए अतिरिक्त प्रकाश जरूरी है। अतिरिक्त प्रकाश की मदद से ग्रीन हाउस के उन भागों को भी ग्रोविंग एरिया में तब्दील किया जा सकता है जहां पर प्राकृतिक प्रकाश नहीं पहुंचता है। अधिकांश वनस्पतियों को 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान की जरूरत होती है। ठंडे प्रदेशों में ग्रीन हाउस को गर्म करना पड़ता है। इस काम के लिए केरोसिन हीटर, गैस हीटर, सेंट्रल हीटिंग सिस्टम, विद्युत हीटिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं। अधिकांश पौधे तब अच्छी तरह से वृद्धि करते हैं जब दिन और रात के ताप में काफी अंतर होता है, जैसा कि हमेशा प्रकृति में होता रहा है। जाड़े के मौसम में न्यूनतम ताप पाने के आधार पर 3 प्रकार के ग्रीन हाउस का प्रचलन है। कोल्ड यानी ठंडे ग्रीन हाउस में न्यूनतम ताप 4.5 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसका उपयोग समशीतोष्ण रसीले पौधों एवं कुछ आर्किड्स को उगाने के लिए किया जाता है। मॉडरेट ग्रीन हाउस में जाड़ों के मौसम में न्यूनतम ताप 13 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस तक स्थापित किया जा सकता है। ये संवेदनशील रसीले पौधे एवं बहुत सारे उष्णकटिबंधीय पौधों के लिए उपयोगी है। हॉट यानी गर्म ग्रीन हाउस में न्यूनतम ताप 16 डिग्री सेल्सियस तक ही प्राप्त किया जा सकता है। ये बहुत सारे उष्णकटिबंधीय एवं जंगली पौधों तथा आर्किड्स के लिए उपयोगी होता है। लगभग 95% उष्णकटिबंधीय एवं समशीतोष्ण पौधे इनमें से किसी न किसी एक ग्रीन हाउस में उगाए जा सकते हैं। शेष पौधे कठोर प्रवृत्ति के होते हैं। इन्हें बनावटी जलवायु की जरूरत नहीं पड़ती है। गर्म इलाकों में निर्मित ग्रीन हाउस में गर्मी के मौसम में ताप 40 डिग्री से 47-48 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ऐसी स्थिति में ग्रीन हाउस को ठंडा करना पड़ता है। इसके लिए कूलर या कूलिंग सिस्टम होना चाहिए। ग्रीन हाउस में हवा का आदान प्रदान आवश्यक है, विशेषकर 2 परिस्थितियों में। पहला, जब ग्रीन हाउस का ताप अधिक हो जाए। दूसरा, जब आर्द्रता अधिक हो जाए। आमतौर पर खिड़कियों और दरवाजों को खोलकर रखने से ग्रीन हाउस में हवा का आदान प्रदान होता रहता है। ऐसा करने से गर्म अथवा आर्द्र हवा बाहर निकल जाती है। इस कार्य के लिए कूलर या एयर ड्रायर की भी मदद ले सकते हैं। आजकल विंडो नियंत्रक
या विद्युत पंखों का भी उपयोग किया जा रहा है। नम मिट्टी और पौधों द्वारा वाष्पोत्सर्जन के कारण ग्रीन हाउस में आर्द्रता बढ़ जाती है। मेजों के नीचे एवं ईंटों से निर्मित फर्श पर अंधेरे और नम जगहों के कारण आर्द्रता में वृद्धि होती है। आर्द्रता को बढ़ाने के लिए फर्श पर पानी छिड़कते हैं। खाद्यान्न, फल, सब्जी मानव की एक बुनियादी आवश्यकता है। ये एक निर्विवाद सत्य है। इस आवश्यकता की पूर्ति केवल कृषि और उद्यानिकी के माध्यम से ही संभव है। दिन प्रतिदिन हमारी जनसंख्या में वृद्धि होने से कम खर्च में अधिक से अधिक खाद्यान्नों का उत्पादन आवश्यक हो गया है। ऐसी स्थिति में कृषि और उद्यानिकी में वैज्ञानिक विधियों को अमल में लाकर ही हम इस लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। इस दिशा में ग्रीन हाउस का कृषि और उद्यानिकी में उपयोग एक वैज्ञानिक उपागम है।